गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंतर्गत पिछले क्लास में मैंने आपको विभिन्न प्रकार के मत्स बताए थे जो सामान्यतः धातु लिगेंड बंधन को एक्सप्लेन करने में आते हैं। उनमें वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। पिछली क्लास के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था कि संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कारण रहा कि संकुल यौगिकों के गुणधर्मों को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज थी जिनको संकुल यौगिकों के उन गुणधर्मों को संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं ऐसे कह सकता हूं कि संकुल यौगिकों में बंधन को समझाने में संयोजकता बंध सिद्धांत सफल रहा, परंतु फिर भी कुछ गुणधर्म जैसे रंग है, संकुल यौगिकों का रंग किस कारण से है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा यानी रंग उद्भव क्यों होता है, इसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का प्रभाव है, संकुलों का स्थायित्व है, आदि गुणों को व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहा। इन्हीं गुणों की व्याख्या या इन गुणों को किसके आधार पर समझाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में अपन कह देते हैं CFT। शॉर्ट में क्या कह देते हैं? CFT। एक चीज का और ध्यान रखना है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मैं अगर बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैंने संकुल लिया CuH2O यानी जल का 2+। अब ध्यान देना, इस संकुल में कॉपर के साथ 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ध्यान देना, 6 लिगेंड्स है, 6 के 6 ही एक्वा लिगेंड्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि संयोजकता बंध सिद्धांत तो ये कहता है कि सामान्यतः मेटल जो होता है वो हाइब्रिड, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, जो लिगेंड्स के फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना देता है? बंध का निर्माण करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया एक काल्पनिक प्रक्रिया है। हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी वो शेप, साइज और एनर्जी में क्या होंगे? समान होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस कॉपर के साथ यानी कॉपर ऑक्सीजन जो 6 बंध हैं वो 6 की 6 बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। इस कॉम्प्लेक्स में जो 4 CO बंध है वो 2 CO बंधों की तुलना में छोटी होती है। तो इसका कारण भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? संयोजकता बंध सिद्धांत इस बात को भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा था, यानी इस बात को भी नहीं समझा सका था। और इसको अपन किसके आधार पर एक्सप्लेन करेंगे? ये आ जाएगा जॉन टेलर थ्योरम। इसके आधार पर अपन इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 2 बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है जबकि 4 बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, जबकि एक ही समान लिगेंड है, 6 के 6 लिगेंड एक समान है, सेंट्रल मेटल एटम एक ही है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों पाया जाता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर ही। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या चीज? तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत प्रपोज्ड करने वाले H. बेथे एंड वॉन व्लेक, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया था। हुआ ये कि इसके नाम से स्पष्ट है, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल क्षेत्र का मतलब क्या है? क्रिस्टल का अपन आयनिक सॉलिड से इंडिकेट करते हैं। 1929 में H. बेथे ने क्या किया? जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, सामान्यतः आयनिक सॉलिड्स को अपन क्रिस्टल फॉर्म में वो व्यवस्थित रहते हैं, तो इसलिए यहां जो क्रिस्टल शब्द आ रहा है वो आयनिक क्रिस्टल्स के लिए काम में आता है। आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है? एक धनायन होता है, धनायन के चारों तरफ ऋणायन घेरे रहते हैं और ऋणायन को बहुत सारे धनायन घेरे रहते हैं। इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया, ऋणायन का जो क्षेत्र प्रभाव है, उस ऋणायन का क्षेत्र प्रभाव से धनायन के ऊपर, धनायन के डी कक्षकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए उन्होंने आयनिक सॉलिड्स का एग्जाम्पल लिया।
यानी KCl का एग्जाम्पल लिया, उस KCl के आधार पर यह बताया कि Cl जो जुड़ा हुआ है ऋणायन, उस Cl ऋणायन के फलस्वरूप इस पोटेशियम धनायन के d ऑर्बिटल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ये पाया कि सामान्यतः ऋणायन के फलस्वरूप ये जो धातु के d ऑर्बिटल्स हैं, उन धातु के d ऑर्बिटल्स में समभ्रंशता जो पाई जाती है वो समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। समभ्रंशता का मतलब है कि धातु के जो d ऑर्बिटल है, 5 d कक्षक हैं, वो एक ही ऊर्जा तल में पाए जाते हैं जब तक उसके पास कोई ऋणायन नहीं हो। लेकिन जैसे ही वो आयनिक क्रिस्टल में व्यवस्थित होता है, ऐसी स्थिति में धातु के इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इन डी कक्षकों की समभ्रंशता नष्ट हो जाती है, डिजनरेसी टूट जाती है। इसी बात को एच बेथे तथा वॉन ब्लेक ने किसके ऊपर अप्लाई कर दिया? मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई किया? मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर इस बात को अप्लाई किया कि जिस तरीके से आयनिक सॉलिड्स में एक धनायन और ऋणायन होता है, ऋणायन का जो क्रिस्टल क्षेत्र है, या मैं ऐसे कहूं कि ऋणायन का जो प्रभाव है धनायन के डी कक्षकों पर किस तरीके से पड़ता है। चूंकि उन्होंने इसको मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर अप्लाई करने का कारण है कि जिस तरीके से आयनिक सॉलिड की बात करते हैं उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक धनायनिक और दूसरा ऋणायन। तो उन्होंने क्या किया, मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी, चूंकि अपन जानते हैं कि 2 घटकों से निर्मित होता है, एक धातु परमाणु या आयन होते हैं और दूसरे लिगेंड्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सेम आयनिक सॉलिड्स की भांति ही मेटल कॉम्प्लेक्सेस को क्या मान लिया, आयनिक क्रिस्टल्स की भांति, यानी मेटल को उन्होंने कैटायन की भांति और लिगेंड्स को उन्होंने नेगेटिव यानी ऋणायन की भांति मान लिया। और उसको अप्लाई करके इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर जब इस थ्योरी को अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी जब लिगेंड धातु के पास में आते हैं तब ऐसी स्थिति में इनमें उपस्थित धातु के जो डी कक्षक हैं उनमें भी समभ्रंशता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि ये सम डिजनरेसी किस टाइप की पाई जाती है, ये जो समभ्रंशता है ये किस टाइप से टूटती है, वो डिपेंड करता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके पास कितने टाइप के लिगेंड्स आ रहे हैं, यानी कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनकी ज्योमेट्री के ऊपर। तो कुल मिला के ये जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई थी, ये प्रारंभिक रूप से वैसे आयनिक सॉलिड्स के ऊपर यानी फिजिक्स का एक पार्ट था उसके अंतर्गत लागू की गई थी, लेकिन बाद में चूंकि आयनिक सॉलिड्स में भी धनायन ऋणायन हिस्सा मिलकर बने होते हैं, वैसे ही मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी 2 पार्ट होते हैं, तो इस वजह से इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को लागू किया गया। अब ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत लागू करने से, मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर लागू करने से पहले उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन पोस्टुलेट्स की मैं चर्चा कर लेता हूं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पोस्टुलेट दिए गए थे। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ CFT के मुख्य बिंदु क्या है? पहला वो ये कहता है, ध्यान से सुनना, पहला वो ये कहता है कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में यानी संकुल यौगिकों में धातु लिगेंड बंधन पूर्ण रूप से आयनिक प्रकृति का होता है। यानी 100% आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक प्रकृति का ये कह दीजिए, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल लिगेंड जो बॉन्ड होता है उसमें मेटल तथा लिगेंड के मध्य 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो पहला पोस्टुलेट वो ये कहता है कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, जहां संयोजकता बंध सिद्धांत ये कह रहा था कि 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, यानी 100% सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं, वैसे ही क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत ये कहता है कि संकुल यौगिकों में धातु लिगेंड बंधन है, ये पूर्ण रूप से किस प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का होता है। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड्स जो आवेशित लिगेंड्स को तो उन्होंने माना बिंदु आवेश के रूप में, ऋणात्मक बिंदु आवेश कह दीजिए या केवल बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज के रूप में, जबकि उदासीन लिगेंड्स को उन्होंने बिंदु द्विध्रुव के रूप में माना, पॉइंट डाइपोल के रूप में। यानी दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो
आवेशित लिगेंड्स हैं, आवेशित लिगेंड्स को उन्होंने मान लिया पॉइंट चार्ज की भांति, यानी उन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो उदासीन लिगेंड है उन्हें माना बिंदु द्विध्रुव के रूप में। द्विध्रुव का मतलब है कि जिसमें दो डायपोल हो, एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया H2O की बात करता हूं, एक्वा लिगेंड की बात करूं तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसके दो हिस्से हो गए, दो ध्रुव हो गए, एक नेगेटिव सिरा और दूसरा पॉजिटिव सिरा। ये जो नेगेटिव सिरा आ रहा है ये सामान्यतः मेटल के साथ बंध बनाने में काम में आता है। मेटल के साथ ये जो पॉइंट डाइपोल है या केवल डाइपोल है, उस डाइपोल का नेगेटिव ऋणात्मक सिरा धातु के साथ बंध बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तीसरी अवधारणा वो ये कहता है कि सामान्यतः जैसे ही धातु के पास में, धातु परमाणु या आयन के पास लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स आते हैं या संकुल का निर्माण होता है, संकुल निर्माण में डी कक्षकों की, धातु के डी कक्षकों की समभ्रंशता, डीजनरेसी जिसको कह देते हैं, समभ्रंशता नष्ट हो जाती है। अब इसका क्या अर्थ है? यह सिद्धांत ये कहता है कि सामान्यतः जैसे ही मेटल के पास में लिगेंड आएगा, लिगेंड आने पर सामान्यतः लिगेंड एक क्षेत्र निर्मित करेगा जिसको अपन कह देते हैं क्रिस्टल क्षेत्र, जो आयनिक सॉलिड्स की भांति लिया गया है। उस क्रिस्टल क्षेत्र के कारण उस मेटल की जो डी कक्षक हैं, उन डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है और वो अलग अलग ऊर्जा के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। अब ये कौन कहता है? CFT कहता है कि धातु के पास जैसे ही लिगेंड आते हैं या कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स का निर्माण तभी होता है जब लिगेंड जुड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में धातु के डी कक्षकों की जो समान ऊर्जा के डी कक्षक है 5, उन डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाती है, अर्थात वो अलग अलग ऊर्जा के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण पोस्टुलेट थे जो किसने बताए थे? CFT ने। अब ध्यान रखना, अपन संकुल यौगिकों में किस तरीके से विपाटन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन संकुल यौगिकों में किस प्रकार की ज्यामिति के संकुल में किस तरीके का स्प्लिटिंग होगी, उससे पहले अपन डी कक्षकों की ज्यामिति कैसी होती है, डी कक्षकों का ओरिएंटेशन कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब ध्यान देना, धातु के ये जो स्प्लिटिंग का कारण है, CFT ये कहता है कि स्प्लिटिंग का मुख्य कारण है कि लिगेंड तथा धातु के जो डी कक्षक हैं, उन कक्षकों के मध्य होने वाला जो प्रतिकर्षण है, वो प्रतिकर्षण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यानी ये जो स्प्लिटिंग होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? धातु के डी कक्षक तथा लिगेंड के मध्य जो रिपल्सन लगता है, उस रिपल्सन के फलस्वरूप इनमें क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। अब ध्यान देना, अपन चर्चा करते हैं सेफ या ज्योमेट्री, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ओरिएंटेशन, डी कक्षकों का ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। तो यहां आ जाती है ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, मेटल डी ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स, इसको मैं सही लिख देता हूं। ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स, किस तरीके से वो व्यवस्थित रहते हैं। ज्योमेट्री ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल्स, धातु के जो डी कक्षक हैं वो उनकी ज्यामिति कैसी होती है, किस तरीके से वो व्यवस्थित रहते हैं। अब ध्यान रखना, धातु में इस कुल वास्तविक रूप से 6 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। 6 डी ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं तो उनमें आ जाता है आपका DXY, DYZ, DZX, और दूसरे आ जाते हैं DX² - Y², DZ² - X² और DZ² - Y²। अब ध्यान रखना, प्रत्येक जो डी ऑर्बिटल है, ईच डी ऑर्बिटल, उसकी 4 लोब्स होती है। 4 लोब्स का मतलब है कि सामान्यतः 4 पालियां पाई जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को इंडिकेट करती है कौन? लोब्स। तो ऐसी स्थिति में ये जो 3 लिगेंड्स हैं,
इन लिगेंड्स की जो लोब्स हैं, मैंने कहा कि 4 लोब्स हैं, इन लिगेंड्स की लोब है वो बिटवीन द एक्सिस आती है, बिटवीन द एक्सिस यानी अक्षों के मध्य में उपस्थित रहती है, जबकि इन लिगेंड्स इन डी ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है वो अलोंग द एक्सिस होती है, अलोंग द एक्सिस यानी अक्षों के पर से गुजरती है। अब ध्यान रखना, इनमें से ये जो डी ऑर्बिटल है, इन डी ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिव न्यू ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और वास्तविक रूप से जो फ्रीडमली यानी स्वतंत्र रूप से 5 डी कक्षक पाए जाते हैं, 5 डी कक्षकों का अस्तित्व होता है कुल 6 कक्षकों में से, क्योंकि ये जो 2 डी कक्षक हैं उन डी कक्षकों के लीनियर कॉम्बिनेशन से यानी रेखीय संयोग से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल यानी डी जेड स्क्वायर कक्षक का निर्माण होता है। तो यहां में टोटल 5 कक्षक हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और दूसरे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। तो कुल मिला के 5 डी कक्षकों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उन 5 डी कक्षकों में से ध्यान रखिएगा, ये जो 3 कक्षक हैं उन 3 कक्षकों की जो लोब्स है यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने तक प्रायिकता वो अक्षों के मध्य से गुजरती है, जबकि इन 2 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता वो अक्षों के पर से गुजरती है। कुल मिला के इनके अभिविन्यास को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ऐसे डी कक्षक जिनकी लोब्स, जिनकी पालियां अक्षों के मध्य से गुजरती है, अक्षों के मध्य से गुजरती है, उन्हें नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। नॉन और एक्सियल डी ऑर्बिटल्स यानी गैर अक्षीय डी कक्षक कहलाते हैं। और ऐसे कक्षक वे कक्षक जिनकी लोब्स, जिनकी पालियां अक्षों के ऊपर से गुजरती है, अक्षों के ऊपर से गुजरती है, उन्हें एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, अक्षीय डी कक्षक कहा जाता है। और यही स्प्लिटिंग का मूल आधार है। सीएफटी ये कहती है कि सीएफटी के अनुसार अपन ने मान लिया कि जो धातु के डी कक्षक है, जैसे लिगेंड पास में आता है तो उनमें स्प्लिटिंग होती है। डी कक्षकों की ज्यामिति की बात करूं या ओरिएंटेशन की बात करूं तो मैंने बता दिया कि उसमें 2 प्रकार का ओरिएंटेशन पाया जाता है। कुछ डी कक्षक ऐसे होते हैं जिनकी लोब्स यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अक्षों के बीच से होती है। अगर मैं एक्स वाई जेड अक्षों की बात करूं तो ऐसी स्थिति में डी अक्ष को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, यह आपका एक्स एक्सिस और यह आपका वाई एक्सिस। तो ऐसी स्थिति में अक्षों के मध्य से ये जो सिंबल है, चूंकि इन कक्षकों में सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है, डी ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ इन्वर्जन पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जीरेड प्रकृति के कहलाते हैं। जीरेड प्रकृति के होते हैं, जिन्हें जी शॉर्ट में लिख देते हैं। जिनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं पाया जाता वो अनजीरेड प्रकृति या यू प्रकृति के होते हैं। तो इनमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा 4 लोब्स है। मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक डी कक्षक में 4 लोब होती है। अब ये जो डी कक्षक हैं, ये डी कक्षकों की जो लोब्स है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है वो अक्षों के बीच से है, इसीलिए इन्हें क्या कह देते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ये आपका डी एक्स वाई, ऐसे ही डी वाई जेड, ये मान लीजिए वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ऐसी स्थिति में ये आपकी, और अगर डी जेड एक्स कक्षक की बात करूं तो ये आपकी एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये आपकी डी जेड कक्षक, ये जेड एक्स, ये डी वाई जेड और ये आपका डी एक्स वाई। ऐसे में बात करूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो ऐसी स्थिति में ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस अक्षों के ऊपर से, इनकी लोब्स अक्षों के ऊपर से पाई जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति, सॉरी ये वाई, तो इन्हें कक्षकों को हम कह देते हैं डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्सियल डी ऑर्बिटल कहलाते हैं। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर कक्षक के बारे में मैंने बताया कि ये 2 डी ऑर्बिटल्स का क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। 2 डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इनकी अगर मैं चर्चा करता हूं
तो इनको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये आपका z एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसको मैं लिख देता हूं dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये लिया आपने z एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस और ये z वाली। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया आपका dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो ऑर्बिटल बनता है उसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। ये जो बनेगा, चूंकि इसमें दोनों प्रकार के रहेंगे, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस और ये z। तो x एक्सिस पर भी लोब्स हैं और y एक्सिस पर भी क्या है, लोब्स। तो कुल मिला के इसे मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं, ये आपका z एक्सिस और इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, ये आपकी अंगूठी नुमा चिन्ह दिखाई देगा, इसको हम कह देते हैं dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो कुल मिला के टोटल जो 5 डी कक्षक हैं उनमें 2 प्रकार का ओरिएंटेशन पाया जाता है। एक वे डी कक्षक जिनकी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो अक्षों के बीच में होती है, उन्हें नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कह देते हैं। उसके अंतर्गत 3 डी कक्षक सम्मिलित हैं। और दूसरे 2 डी कक्षक हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता होती है वो कहाँ होती है, अक्षों के ऊपर से। तो ऐसे डी कक्षकों को हम क्या कह देते हैं, एक्सियल डी कक्षक कहा जाता है। तो कुल मिला के ये डी कक्षकों का ओरिएंटेशन है। अब ध्यान रखना, जैसे ही मेटल के डी कक्षक हैं वो लिगेंड के संपर्क में आते हैं, ध्यान रखिएगा, लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तब ऐसी स्थिति में मेटल के ये जो डी कक्षक हैं, मेटल के डी कक्षकों की जो ऊर्जा है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मेटल के डी कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा कम रह जाती है। ओवरऑल जो तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन है वो शून्य रहता है। इसे गुरुत्व केंद्र का नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व केंद्र के नियम के अनुसार वो ये कहती है कि अगर उत्तेजित जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन्हें अपन निर्देशक अवस्था माना जाता है। उत्तेजित जो अवस्था होती है, उस उत्तेजित अवस्था को रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए उस रेफरेंस बिंदु से कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है। ऊर्जा में होने वाली कमी ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के क्या होती है, इक्वल होती है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि तंत्र की ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसे अपन कह देते हैं गुरुत्व केंद्र का नियम। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि रेफरेंस पॉइंट किसे माना गया है, रेफरेंस स्टेट किसे मानी गई है, उत्तेजित अवस्था को रेफरेंस बिंदु माना गया है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया ये मेटल है जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, अगर ये किसी के साथ बंधित नहीं है यानी इसके संपर्क में लिगेंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन मेटल के डी कक्षकों में की ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 5 जो स्वतंत्र डी कक्षक है उनकी ऊर्जा एक समान रहती है, परंतु जैसे ही इसके पास लिगेंड आते हैं उन लिगेंडों के फलस्वरूप क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्रिस्टल क्षेत्र के द्वारा, उन क्रिस्टल क्षेत्र के फलस्वरूप इन धातु के डी कक्षकों की जो डीजनरेसी है ये नष्ट हो जाती है और ये धातु के डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। लिगेंड क्षेत्र के फलस्वरूप डी कक्षकों का इस तरीके का जो विपाटन होता है उसको हम कह देते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और ये जो एनर्जी कहलाती है, यानी जो विपाटित कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, उस ऊर्जा अंतराल को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे डेल्टा या फिर 10 dq के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि लिगेंड जैसे मेटल के संपर्क में आता है तो धातु के डी कक्षकों में स्प्लिटिंग होती है। अब किस प्रकार की स्प्लिटिंग हो वो डिपेंड करती है कि वो संकुल कैसा है। संकुल का मतलब है कि उस संकुल की ज्यामिति कैसी है, उसके साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, यानी अलग अलग ज्यामिति के संकुलों में इस धातु के डी कक्षकों की जो विपाटन है वो भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट बिंदु जो अपन चालू करेंगे वो आता है धातु विभिन्न प्रकार की ज्यामिट्रीज, जैसे अष्टफलकी है, वर्गाकार समतली है, चतुष्फलकी है, आदि संकुलों में धातु के जो डी कक्षक है उनका विपाटन किस तरीके का होगा, उस विपाटन के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।